बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज इसका सेकंड लेक्चर हम पढ़ेंगे और चैप्टर 10 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा उसकी समरी बयान करता हूँ। हमने 10.1 और 10.2 मोस्ट पार्ट ऑफ 10.2 कवर किया था लास्ट टाइम, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे लीनियर प्रोग्रामिंग के। मॉडलिंग भी की हमने, उसकी ग्राफिकल सॉल्यूशंस इनइक्वालिटीज़ के सॉल्व किए। उसके बाद उसी को यूज़ करते हुए हमने एलपी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड सॉल्यूशंस यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम इसी से कंटिन्यू करते हैं 10.2 को ही, और आगे देखते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के सॉल्यूशंस। तो आज के जो मेन टॉपिक हैं वो है सेक्शन 10.2 हम कंटिन्यू करेंगे और कवर करेंगे 10.3। तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर 10। इसमें 3 ही सेक्शन थे। तो सेक्शन 10.2 में जो चीज़ें रह गई हैं उसमें अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, नो फीजिबल सॉल्यूशन एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन सिनेरियोज भी हैं कि ये क्या होते हैं, कब होते हैं। इसी तरह 10.3 में एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे, और इसमें तकरीबन 4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बुक में। तो 2 मैं आपको एक्सटेंसिवली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये कैसे बनती हैं। उसके बाद जो 2 एग्जाम्पल्स और हैं वो आप यू शुड बी एबल टू डू देम बाय योरसेल्फ। डाइट मिक्स मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हाईवे मेंटेनेंस की एग्जाम्पल है उसमें, तो वो हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। व्हाट आर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तो निकाले ग्राफिकल सॉल्यूशन से, और एक कॉर्नर पॉइंट मेथड था, वो भी ग्राफिकल सॉल्यूशन है, लेकिन हमने उसी ग्राफिकल सॉल्यूशन को इजी करके कॉर्नर पॉइंट मेथड डेवलप किया था, जिससे बड़ी आसानी होती है एलपी प्रॉब्लम हल करने से। लेकिन क्या उसके अलावा भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं कि नहीं, जिसको हम अल्टरनेटिव कह रहे हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस अकर हो सकते हैं। हमें ये पता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज अकर एट अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। यही था ना कॉर्नर पॉइंट मेथड, कि आप फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देखें, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको सॉल्व करें और देख लें कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो वो आपको आंसर दे देता है। तो ये हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हों। तो यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो कंडीशंस क्या हैं उसमें? 2 कंडीशंस। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी पैरेलल टू द कंस्ट्रेंट व्हिच फॉर्म्स एन एज और बाउंड्री ऑन द फिजिबल रीजन। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कंस्ट्रेंट के पैरेलल हो, और कंस्ट्रेंट भी कौन सा, जो एज बनाए या बाउंड्री बनाए फिजिबल रीजन की। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन जो है वो है द कंस्ट्रेंट मस्ट फॉर्म अ बाउंड्री ऑन द फिजिबल रीजन। ये तो वही है जो पहली कंडीशन में था, लेकिन अब आगे क्या कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिमल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको याद होगा हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्रा किया था और उसको मूव किया था अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर उसी के रास्ते में एक कंस्ट्रेंट आ जाए, पैरेलल तो वो था ही, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट के पैरेलल था, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में एज बना रहा है, तो अगर तो उसको ओवरलैप कर जाता है तो फिर एक पॉइंट नहीं बल्कि इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, या अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 7 देखें बटनिक में, आपकी जो पेज 437 पे एग्जाम्पल 7 गिवन है, मैंने लिखा है सब कुछ। एग्जाम्पल ये है कि यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड टू सॉल्व मैक्सिमाइज z is equal to 20x1 plus 15x2 subject to the constraints. There are 5 constraints. Basically there are 4 main constraints. 5th one is again the natural non-negativity constraint कि x1 x2 both should be positive. पहला में दोनों हैं, दूसरे में भी दोनों हैं, लेकिन तीसरे और चौथे में एक वेरिएबल आ रहा है, डजंट मैटर। इसमें ये हुआ कि अपर बाउंड्स भी आ गए हैं x1 और x2 के ऊपर। ये मैंने इसकी पिक्चर बनाई है। अब ये जो 1 2 3 4, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल इक्वेशंस आई रोट 1 2 3 4। बुक में भी इसी तरह दिया गया है, तो अगर आप बुक को फॉलो करें तो एग्जैक्टली यही चीज़ आप देखेंगे। तो कंस्ट्रेंट 1 जो है 3x1 plus 4x2 लेस देन इक्वल टू 60, ये अगर आप पिक्चर में देखें तो ये है कंस्ट्रेंट 1। ठीक है, विच इज़ द लाइन एट द एंड
ठीक है, जिसके ऊपर C और D है, ये वो वन लाइन है। इसी तरह कंस्ट्रेंट 2 वो D और E वाली है। अगर आप कंस्ट्रेंट 2 देखें 4x1 + 3x2 < 60, तो ये सेकंड जिस लाइन के ऊपर मैंने 2 लिखा हुआ है ये वो वाला कंस्ट्रेंट है। अब क्योंकि दोनों लेस देन है ना, ठीक है, दोनों कंस्ट्रेंट है < 60 तो इनके नीचे वाली जो है वो आएगी, मैं मेंशन करता हूं, ये इस कंस्ट्रेंट के भी नीचे वाला रीजन आएगा और ये जो दूसरा ये लाइन है इसके भी नीचे वाला रीजन आएगा, ठीक है, तो ये वाला रीजन है नीचे। लेकिन अब देखें जो फोर्थ और फिफ्थ आपका थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रेंट था, इसमें कंडीशन ये जो है थर्ड और फिफ्थ कंस्ट्रेंट ये वाला, ठीक है, ये जो है कंडीशन ये अपर बाउंड्स हैं बेसिकली, ये स्ट्रेट लाइंस हैं पैरेलल टू x1 और x2 एक्सेस। तो ये 3 और 4 देखें, ये 3 है, ठीक है, ये पैरेलल है y एक्सिस के और ये 4 पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये अपर बाउंड है, इससे बाहर हमने नहीं जाना। तो फीजिबल रीजन इस लाइन के नीचे तो था, लेकिन अब इस लाइन के भी नीचे रहना है हमने, इस लाइन के भी नीचे, तो इधर से भी हमने नीचे रहना है। और इसी तरह यहाँ से इसके लेफ्ट पे रहना, इसके नीचे तो हम थे ही, लेकिन अब ये वाला नहीं हम कर सकते, ये भी निकल जाएगा बाहर। लेट मी क्रॉस दिस आउट, कि ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये फीजिबल रीजन है। अब एक तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, A B, लेट्स सी दिस इज A, ये कॉर्नर पॉइंट है आपका, फिर है आपके पास B, फिर है C D E एंड F, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आगे फिजिबल रीजन के, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा थे तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इतने आ जाएंगे। अब ये आपका सारा फिजिबल रीजन है, ये जो इनसाइड है, ठीक है, ये फिजिबल रीजन है, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या थी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन की, एक तो ये कि अब देखें 3-4 एजेस बन रहे हैं, एक ये BC एज है, एक CD एज है, एक DE एज है और एक EF एज है, एक्स ये जो X और Y एक्सिस को निकाल के ये सारे एजेस हैं। अब देखते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये कहाँ पे आता है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्रा करें तो ये जो कंस्ट्रेंट 2 है ना इसके पैरेलल आएगा, कहीं पे भी आप ड्रा करेंगे ना कांस्टेंट वैल्यू रख के, z की कांस्टेंट, इसी तरह ही हमने किया था कि ये जो z है ये z, इसकी कांस्टेंट वैल्यू रख के अगर हम z को कांस्टेंट ले लें, लेट मी डू इट हियर, ठीक है, अगर हम ये जो z आपको गिवन था, अगर मैं z को कोई कांस्टेंट वैल्यू देता हूँ, ठीक है, तो ये x और y में एक इक्वेशन बनेगी ना, क्योंकि z कांस्टेंट है तो इसकी स्लोप सेम रहेगी, z को चेंज करते जाएं वो ऊपर नीचे मूव होता जाएगा। तो ये जो इसके पैरेलल आएगी आपकी ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आप ड्रा करके देख लीजिए बेशक, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट 2 के पैरेलल आ रहा है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो डैश्ड लाइन है इधर मैं लिख देता हूँ, ये जो डैश्ड लाइन है ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है। अब देखें अगर मैं z की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो ये इस तरफ मूव करेगी, ये लाइन, ठीक है, इस तरफ मूव करेगी और चलते 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 देखें ये इसके ऊपर एग्जैक्ट कंस्ट्रेंट 2 के ऊपर आ जाएगी। अब देखें ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए इसका, कंस्ट्रेंट 2 के ऊपर आई, अब आप फर्दर मूव करें तो पूरी की पूरी लाइन आपकी फिजिबल रीजन से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब है कि जो लास्ट पॉइंट था आपका वो सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं टच कर रही थी, अगर आप कल का लेक्चर देखें तो वो पॉइंट पे टच कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ये पूरी ये D से लेकर E तक, क्योंकि ये पोर्शन लाइन तो ये पूरी है 2 के ऊपर आ जाएगा, ये पूरी का पूरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये 2 के ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी ड्रा कर देता हूँ एरोस, ये पूरे का पूरा 2 के ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये जो D से पीछे है लाइन ये फिजिबल रीजन के बाहर है तो हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। इसी तरह E के इधर जो है ये भी फिजिबल रीजन के बाहर है, इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये D और E ये फिजिबल रीजन के अंदर है, तो ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, ये आपको इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिजिबल रीजन से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर। अब देखें मैंने इसके साथ ही तमाम कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या था, हमारी एग्जांपल देखें लिखी हुई है, यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड टू सॉल्व। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड ये कहता है कि आप A B C D E F जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पे z की वैल्यू निकालें। मैंने z की वैल्यूज निकालनी है। ये z0 कैसे निकला, यहाँ पे देखें ये x1 x2 क्या है, इस a के ऊपर x1 x2 0 0 है, यही पॉइंट है ना, ये 0 0 ये पॉइंट है। तो अगर मैं z में रख दूं, यहाँ पे रखें z में,
20x1 विच इज़ 0, 15x2 0, तो z इज इक्वल टू 0। तो इस तरह मैंने यहाँ से ये वैल्यू z की निकाल दी है 0। ठीक है, इसी तरह ये बाकी पॉइंट्स पे भी हमने निकाल दी बी सी डी ई के ऊपर। आदमी सी के बी के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 12। ठीक है, ये जो बी है ये x 0 है बी के ऊपर और y 12 है। ठीक है, x2 12 है। अगर 0 और 12 आप रखें, लेट्स से फॉर इंस्टेंस z इक्वल टू 20x1 15x2, तो ये था 20x1 विच इज़ 0 प्लस 15x2 विच इज़ 12। ठीक है, तो अब ये आप करें तो विच दिस इज़ 180 दिस वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट जी में प्लग इन करें तो 260 आएगा, डी के करें तो 300, ई के करें 300, एफ करें 200। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड ये कहता है कि इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जितने भी आपके पास जी की वैल्यूज आई हैं वो कंपेयर करेंगे सबसे बड़ी कौन सी है। तो अब अगर हम देखें तो डी के ऊपर, ये डी के ऊपर 300 ये सबसे बड़ी है। ठीक है, इसी तरह ई के ऊपर सबसे बड़ी है। तो 300 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट्स, लिहाजा 300 हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमाइज जो हमने किया जी को 300 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये डी और ई दोनों पे अकर कर रही है। ठीक है, लिहाजा ये देखें ऑप्टिमल सोल्यूशन एट डी एंड ई, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो आए हैं वो डी और ई पे आए हैं। इनफैक्ट एनी पॉइंट अलोंग द लाइन डी ई विल गिव दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपको पता है क्योंकि ये पूरा डी ई ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे अगर एक पॉइंट पे 300 आ रहा है तो ये पूरी की पूरी लाइन पे 300 आना चाहिए क्योंकि z कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें, कोई भी पॉइंट उठा लें आप इस लाइन के ऊपर आपको 300 ही मिलेगा। लिहाजा यहाँ पे इन्फिनिट मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही है 300, लेकिन x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, किस वैल्यू पे डिसीजन वेरिएबल की किस वैल्यू पे ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। एक तो डी पे आ रहा है, ई पे इसके दरमियान डी और ई के दरमियान कोई भी पॉइंट उठाएं 300 ही आता है। लिहाजा एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ गए, आपको जो पसंद है आप उठा लें। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो ये एग्जांपल थी कि कब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आते हैं। अब मैंने रीजनिंग भी लिख दी कि क्यों ऐसा हुआ। हमने जो पीछे स्लाइड में देखा था कि दो कंडीशंस हमने ड्रॉ की थी ना कि ये दो कंडीशंस अगर ऐसा होगा तो ऑप्टिमल अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। रीजन क्या थी कि बोथ द कंडीशंस फॉर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वर सैटिस्फाइड इन दिस एग्जांपल। कैसे? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाज पैरेलल टू द कंस्ट्रेंट टू। कंडीशन क्या थी कि किसी एक कंस्ट्रेंट के तो पैरेलल होना चाहिए। तो आप देखें ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है डैश्ड लाइन इट्स पैरेलल टू द कंस्ट्रेंट टू। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। सेकेंडली and the constraint 2 was a boundary line in the direction of optimal movement of objective function। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने देखें किस तरफ मूव कर रहा है, मैंने एरोस लगाए थे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरफ मूव कर रहा है और जो वो मूव करता जा रहा है उसकी डायरेक्शन में आया वो कंस्ट्रेंट, जो एज आया है फिजिबल रीजन का, जो कंस्ट्रेंट एज बना रहा था वो उसकी डायरेक्शन में आया है, इसीलिए तो वो ओवरलैप कर गए और उसके बाद सारे का सारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, इसीलिए हमने देखा कि ये हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिले हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, तो ये रीजंस थी जो मैंने लिख दी। तो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हुई, इसीलिए आपको अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला। तो इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो फिर आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जो कि एक कॉर्नर पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, कि अगर जिस तरह देखें अगर इसी एक्सरसाइज में अगर आपका ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है डैश्ड लाइन जो है, अगर ये डैश्ड लाइन जो है अगर ये पैरेलल ना होती तो क्या होता, लेट्स से इस तरह की लाइन होती कोई, ठीक है, बी से लेकर लेट्स से बी से शुरू होती और ये इधर जा रही होती, तो फिर अगर इसको हम मूव कराते तो एक पॉइंट पे इसने टच करना था आखिर में और बाहर निकल जाना था, तो वो उस पॉइंट पे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता। उस केस में आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन ना होता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड आई होप आफ्टर दिस एग्जांपल इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। जो आज का सेकंड मेन टॉपिक था वो ये है कि आपके पास नो फिजिबल सॉल्यूशंस कब होते हैं और अनबाउंडेड सॉल्यूशंस कब होते हैं। तो नो फिजिबल सॉल्यूशंस का सिनारियो जो है वो इस स्लाइड में दिया गया। द सिस्टम ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इन एन एलपी प्रॉब्लम मे हैव नो पॉइंट्स विच सैटिस्फाई ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, इन सच केसेस देयर आर नो पॉइंट्स इन द सॉल्यूशन सेट एंड हेंस द एलपी प्रॉब्लम इज सेड टू हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। इसलिए
कि आपका जब इनइक्वालिटीज के ही सेट में कोई रीजन ही नहीं बन रहा था, कोई कॉमन रीजन ही नहीं बन रहा था, तो हम कौन सा पॉइंट पिक करें जब कॉमन रीजन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो सेट ही एम्प्टी हो गया। जब वो सेट ही एम्प्टी है तो अब हम किस पॉइंट को टेस्ट करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है किस पे मिनिमम, हमारे पास पॉइंट ही कोई नहीं, लिहाजा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ये जो नीचे ग्राफ दिया गया है इसमें ये है कि एक ये कंस्ट्रेंट है लेस देन वाला कि लेस देन और इक्वल टू दिस, और एक ये कंस्ट्रेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। कोई दो कंस्ट्रेंट दिए हुए। अब देखें अगर अब मुझे एक पॉइंट पिक करना है, कॉमन रीजन ऐसा होता है कि एक पॉइंट जो कि एट द सेम टाइम इसके ऊपर भी हो और एट द सेम टाइम दूसरे कंस्ट्रेंट के नीचे भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर वाली जो चीजें हैं वो इधर नहीं आएंगी और जो नीचे वाली चीजें हैं वो इधर नहीं आएंगी, तो कोई कॉमन रीजन बन ही नहीं रहा, ना ये रीजन है ना ये रीजन है ना ये रीजन है, कोई नो कॉमन रीजन है, ठीक है ना। तो इसमें जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो जो रीजन है, रीजन ऑफ फीजिबल सॉल्यूशंस, feasible solutions is empty, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, तो जब ये एम्प्टी है तो फिर कोई सोल्यूशन सेट नहीं आएगा। तो इन सच केसेस हम कहेंगे कि कोई पॉइंट्स जब फिजिबल रीजन में ही नहीं बना तो हम कौन से पॉइंट को टेस्ट करें, लिहाजा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो जब भी ऐसा कोई कंस्ट्रेंट जिसमें एक लेस देन इक्वल है एक ग्रेटर देन इक्वल है, अगर तो ग्रेटर वाला नीचे है लेस वाला ऊपर है, फिर तो उनके दरमियान में रीजन बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रेटर वाला ये था, ये ग्रेटर वाला कंस्ट्रेंट था और ये लेस वाला कंस्ट्रेंट था, ठीक है, लिहाजा हमारे पास कोई कॉमन रीजन नहीं बना। इसके बाद अनबाउंडेड सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन अनबाउंडेड हो सकते हैं? अनबाउंडेड का क्या मतलब, देखिए ये पिछले एग्जांपल में आप जाएं तो हमारे पास सोल्यूशन 300 आया ना, इसके बाद की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये बाउंडेड है, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आई थी वो 300 आई थी। अनबाउंडेड का मतलब कि आप चलते ही जाएं, रीजन खत्म ही नहीं हो रहा, 100, 200, 300, 1000, 2000, 10,000 कहीं पे भी चले जाएं, रीजन खत्म ही नहीं हो रहा। तो इफ दिस इज द केस देन विल से दैट देयर इज नो बाउंडेड सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, पता नहीं कहां पे जाके सोल्यूशन मिलेगा, दैट मे बी अनबाउंडेड। ऑलराइट, सो इसकी पहली कंडीशन आप देखें यहाँ पे कि अनबाउंडेड सोल्यूशन किस तरह है कि अब दोनों ग्रेटर वाले कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, लेस वाले नहीं। एक तो ये कंस्ट्रेंट था कि ये भी ग्रेटर वाला कंस्ट्रेंट है और ये भी ग्रेटर वाला, दो कंस्ट्रेंट हमने ड्रा किए, तो इसके भी ऊपर इसके भी ऊपर। अब देखिए अगर इन दोनों के ऊपर है तो ये जा रहे हैं। अभी एग्जांपल में हमने लेस वाले देखे थे, जब लेस वाला होता था ना तो ये रीजन बन जाता था, ये वाला, ठीक है, ये रीजन बन जाता था लेस वाले में, लेकिन इसमें अब ये केस नहीं है, दोनों ग्रेटर हैं। अब ये तो एक्सटेंड होते जाएंगे, जहां तक मर्जी ले जाएं इस रीजन को, आप कोई पॉइंट ये पिक करें फिजिबल, ये पिक करें, ये पिक करें, कहीं पे भी चले जाएं, ये तो सारे पॉइंट फिजिबल रीजन में है। अब अगर तो ये पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो ठीक है। अगर अब इस यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो कि हमने मैक्सिमाइज करना है और मेरा लेट्स से ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैंने इसको इंक्रीज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो मैं कहाँ रुकूंगा जाके, ये तो चलता ही जाएगा, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ये, तो इसको हम अनबाउंडेड सोल्यूशन कहते हैं। अनबाउंडेड का मतलब ये होता है कि किसी नंबर पे रुके ना चीज, ठीक है, चलती ही जाए, तो ये अनबाउंडेड सोल्यूशन आ गया। हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को कि आप जितनी बड़ी वैल्यू लेते हैं उससे ऊपर भी एक मौजूद है, लिहाजा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो फिर ठीक है। देखें ये रीजन अभी भी अनबाउंडेड है, ये रीजन जो है ये अनबाउंडेड है कि इसका बाउंड कोई नहीं, ऊपर से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है, रीजन अनबाउंडेड है, लेकिन इसकी जो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में तो सोल्यूशन अनबाउंडेड। लेकिन अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, मिनिमाइजेशन में हमने ओरिजिन की तरफ जाना होता है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अब आप ओरिजिन की तरफ जाएं, नीचे आए, नीचे आते जा तो इस पॉइंट पे आके आपको मिनिमम वैल्यू देगा और इसके बाद वो रीजन से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बाउंडेड सोल्यूशन दे दिया। देखें रीजन अनबाउंडेड था लेकिन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में सोल्यूशन बाउंडेड आ गया, ठीक है। लिहाजा अनबाउंडेड रीजन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका एलपी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अनबाउंडेड आ जाए, ये हमें देखना पड़ता कि है कैसा, ठीक है। अगर लेट्स से ये नीचे से ओपन होता और ऊपर से ये बाउंडेड होता तो फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन दे देता, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बाउंडेड सोल्यूशन देता, ठीक है। तो अनबाउंडेड सोल्यूशन का ये सिनारियो है इसमें। तो कंस्ट्रेंट दोनों ग्रेटर देन इक्वल थे या दोनों लेस देन इक्वल में भी कोई बाउंड ना हो, एक तरफ से ओपन हो जाए आपका रीजन, तो वो अनबाउंडेड रीजन कहलाएगा। उसके बाद हमने देखना कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हम मूव अवे कर रहे हैं ओरिजिन से, और अगर
उसके रास्ते में कोई वो बाउंड्री नहीं आ रही रीजन की, तो वो अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 10.2, ठीक है। तो वापस चलें अगर यहाँ पे, तो हम वी कंटिन्यूड विद सेक्शन 10.2 एंड आई जस्ट फिनिश्ड इट। तो ये जो पहले दो बुलेट्स हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, नो फिजिबल सोल्यूशन एंड अनबाउंडेड सोल्यूशन सिनेरियोज, ये हमने आज कवर कर लिए अभी तक 10.2 में। तो अब नेक्स्ट सेक्शन है 10.3 विच इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या रियल वर्ल्ड में या कुछ इस तरह के हमें प्रॉब्लम मिलते हैं। वैसे तो देखिए मैक्सिमाइजेशन का हमने पहले भी जो प्रॉब्लम एक एग्जांपल की है वो एक रियल वर्ल्ड ही थी, वो एक एप्लीकेशन ही थी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस दी हुई हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो दिस इज सेक्शन 10.3, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन विल प्रेजेंट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी रिविजिट करेंगे, लिहाजा ये बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना चाहिए इनको, ठीक है। कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में भी हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और असाइनमेंट मॉडल, तो हमें ये जो मॉडल्स हैं ये हेल्प करेंगे, तो इसलिए इनको अभी से समझ जाना काफ़ी बेहतर रहेगा। तो पहली जो एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो है डाइट मिक्स मॉडल, ठीक है। डाइट मिक्स मॉडल में क्या है, इसका बेसिक आउटलाइन मैं आपको देता हूं। द क्लासिकल डाइट मिक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द आइटम्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन द मील, ठीक है। क्योंकि डाइट मिक्स है ना, हमने डाइट ऐसी बनानी है, ठीक है, कि मील में क्या क्या हम शामिल करें, अपने खाने में क्या क्या शामिल करें। तो द क्लासिकल डाइट मिक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द आइटम्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन द मील। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन क्या हमारा गोल क्या है? सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द मील, ठीक है। हम सभी यही चाहते हैं कि जो हम खाना लेने जा रहे हैं या बना रहे हैं उसकी कॉस्ट मिनिमम रहे। अगर कॉस्ट मिनिमम नहीं रखनी फिर तो जो मर्जी डालते रहे आप अपने मील में, ठीक है, फिर तो कोई हमारा ऑब्जेक्टिव ना रहा ना। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ठीक है। वाइल अब कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, लेकिन हमने उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उनको भी फुलफिल करना है वाइल सैटिस्फाइंग सर्टेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। लेट्स से किसी को फाइबर की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो अब वो डाइट प्लान ऐसा कोई बनाना है जिसमें आपकी वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। तो अब एक दो तरीका ये है कि बस पकड़ें वो कैल्शियम की कोई चीज़ और खाते जाएं, लेकिन उससे आपकी कॉस्ट मिनिमम नहीं रहेगी, ठीक है। हो सकता है आप अफोर्ड ही ना कर सके इतनी ज़्यादा कॉस्ट, ठीक है। तो हमने कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है और जो सर्टेन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स, उनको भी पूरा करना है। तो इट्स अ चैलेंज, ठीक है। अब अगर हम इसको वैसे ही बनाना शुरू कर दें, बस हमारे पास इतने पैसे हैं और चलो देखते हैं इसमें क्या आता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल डेवलप करें तो ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ठीक है कितने पैसे किस चीज़ पे खर्च करेंगे तो हमारी कॉस्ट मिनिमम रहेगी, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल बेसिकली ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दैट। इट्स एग्जांपल 8 ऑन पेज 442 ऑफ बर्डनिंग। A dietitian is planning the menu for the evening meal at a university dining hall. 3 main items will be served. अब वो कह रहा है 3 आइटम सर्व करने हमने, ऑल हैविंग डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंटेंट। ऑफ कोर्स अगर 3 आइटम है तो हर किसी का न्यूट्रिशनल कंटेंट डिफरेंट होगा। The dietitian is interested in providing at least the minimum daily requirement of each of 3 vitamins in this one meal. अब वो 3 vitamins उसने डिफ्रेंशिएट किए हैं और वो कह रहा है कि जितनी एक दिन में उन vitamins की मिकदार अंदर जानी चाहिए ना इंसान की बॉडी में, उसको भी उसने फुलफिल करना है, ठीक है। Providing at least the minimum daily requirement of each vitamin, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं करते लेकिन कम से कम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। फॉलोइंग टेबल समराइजेज, नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल है जिसमें समराइज किया गया है द विटामिन कंटेंट्स पर आउंस ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड। उसमें दिया गया कि अगर ये फूड शामिल करेंगे तो इसमें इतने विटामिन कंटेंट्स हैं, 1 के विटामिन 2 के इतने कंटेंट्स हैं, विटामिन 3 के इतने कंटेंट्स हैं। द कॉस्ट पर आउंस ऑफ ईच फूड वो भी गिवन है कि अब 1 आउंस अगर उस फूड का आप लेते हैं जिसमें इतने कंटेंट्स हैं विटामिन के, उसकी कॉस्ट क्या है वो भी दी हुई है। एंड मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, अब वही अभी हमने जिक्र किया कि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट भी हमने देखनी है 3 विटामिन की। तो अब मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है क्या वो भी दी हुई है फॉर द 3 विटामिन्स। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फूड्स मे बी सिलेक्टेड एज लॉन्ग एज, अब देखें ना हम कोई भी कॉम्बिनेशन इन तीनों फूड्स का सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगी। लेकिन अब वो कह रहा है कि मे बी सिलेक्टेड एज लॉन्ग एज द टोटल सर्विंग साइज इज एटलीस्ट 9 आउंसेस।
तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट है, एट द एंड ये एक कॉन्स्ट्रेंट है कि आपके जो तीनों जितने भी सर्विंग साइज लेने हैं 3 फूड्स का, उनका सम जो सा वो 9 आउंसेस बनना चाहिए, ठीक है ना। वो अगर 9 आउंसेस से कम है तो फिर आपका मील ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो लेट्स टेबल हम देखते हैं कि दिया क्या क्या हुआ है। फूड 1 2 3, अब कोई भी फूड है उसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3, और नीचे मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन की। फूड 1 में जो विटामिन है, ये देखें, ये जो सेकंड आपका है विटामिन, ये जो फर्स्ट 1 2 3, ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम है, इसमें ये विटामिन की कंटेंट्स है कि फूड 1 में विटामिन 1 जो है उसके 50 मिलीग्राम होते हैं पर आउंस में, ठीक है। फूड 1 में ही विटामिन 2 के 20 मिलीग्राम हैं पर आउंस, विटामिन 3 के 10 मिलीग्राम है पर आउंस, और कॉस्ट पर आउंस क्या है $0.10, यानी कि 10 सेंट्स पर आउंस जो है, ये है आपका फूड 1 की कॉस्ट। इसी तरह फूड 2 का विटामिन 1 के कंटेंट्स 30 मिलीग्राम है पर आउंस, 10 मिलीग्राम ऑफ विटामिन 2 पर आउंस, 50 मिलीग्राम ऑफ विटामिन 3 पर आउंस, 15 सेंट्स उसकी कॉस्ट है। ये देखें लास्ट कॉलम में $0.15 तो 15 सेंट्स बनते हैं, 15 पैसे, ठीक है ना, 15 सेंट्स बनते हैं। इसी तरह थर्ड जो फूड है उसमें विटामिन 1 20 मिलीग्राम है, विटामिन 2 30 मिलीग्राम, विटामिन 3 20 मिलीग्राम पर आउंस। याद रखना ये सब कुछ पर आउंस में दिया हुआ है। पिछली स्लाइड में अगर आप देखें तो हमने सब कुछ पर आउंस में दिया हुआ है, ठीक है, कंटेंट्स पर आउंस ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड। और इसकी जो कॉस्ट है फूड 3 की जो कॉस्ट है वो है 12 सेंट्स, क्योंकि $0.12 है तो डॉलर्स का 100 पे डिवाइड करें 1 सेंट बनता है, तो उसके 0.12 मीन्स 12 सेंट्स। और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है वो विटामिन 1 290 मिलीग्राम एटलीस्ट आपकी बॉडी में जाने चाहिए, 200 मिलीग्राम ऑफ विटामिन 2 और 210 मिलीग्राम ऑफ विटामिन 3, ये कंटेंट्स मिनिमम। अब देखिए ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ना ये तीनों विटामिन की, ये 3 कॉन्स्ट्रेंट्स देंगे आपको। अब हमने देखे ना करना ये है कि फूड 1 के कितने आउंस लें, फूड 2 के कितने आउंस लें और फूड 3 के कितने आउंस लें, टोटल एटलीस्ट 9 बनना चाहिए। एक तो वो कॉन्स्ट्रेंट हो गया। अगर मैं फूड 1 के x1 ले लूं, फूड 2 के x2 और फूड 3 के x3 आउंसेस ले लूं, तो फिर क्या होगा, कॉन्स्ट्रेंट कैसे बनेंगे कि आपका, या अगली स्लाइड्स में लिखा हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखें अगर हम x1 फूड 1 का x1 ले लें तो विटामिन 1 जो है वो आपको 50 मिलीग्राम्स पर आउंस देता है। तो अगर मैं इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल कंटेंट्स आ जाएंगे विटामिन 1 के, क्योंकि 1 आउंस के 50 मिलीग्राम है उसमें, मैं x1 आउंसेस ले रहा हूं। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि टोटल कंटेंट्स कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फिर फूड 2 में से कितने आ रहे हैं, फूड 2 में से विटामिन 1 कितना आ रहा है 30 मिलीग्राम, तो 30 मिलीग्राम और फूड 2 में से हमने कितने लिए x2, ठीक है। इसी तरह प्लस करें और फूड 3 में से विटामिन 1 20 ग्राम्स पर आउंस है और इसको x3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फूड 3 के x3 आउंसेस हम यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 290। ये लेस देन वाला काम नहीं है, क्योंकि देखिए मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट का मतलब है एटलीस्ट 290 मिलीग्राम ऑफ विटामिन 1 होनी चाहिए एटलीस्ट। तो जो भी आपका फूड बने वो ग्रेटर, ये लेफ्ट साइड पे आपके फूड में से विटामिन 1 की इनटेक आ रही है, ठीक है। ये विटामिन 1 की इनटेक है, ठीक है, कि x1 आउंसेज ऑफ फूड 1, x2 आउंसेज ऑफ फूड 2 और x3 आउंसेज ऑफ फूड 3 लेने से ये टोटल विटामिन 1 आपका जाएगा अंदर, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट कितनी थी 290, तो अगर आप 290 से ज्यादा इक्वल या उससे ज्यादा कर रहे हैं तो यू आर गुड इनफ, राइट। तो अब ये एक कांस्टेंट है। इसी तरह आप विटामिन 2 के लिए भी लिख सकते हैं 20x1 10x2 30x3 शुड बी ग्रेटर देन 200। थर्ड ये फोर्थ कॉलम देखें जिसमें विटामिन 3 गिवन है, विटामिन 3 का कॉलम देखें तो 10x1 फूड 1 है ना, 50x2 फूड 2 के लिए 20x3, इन तीनों को ऐड करें तो 210 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि कॉस्ट क्या बनती है। तो ये तो 3 कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे विटामिन के। चौथा कॉन्स्ट्रेंट क्या है आपका, जो मिनिमम सर्विंग थी कि 9 आउंस की मिनिमम सर्विंग होनी चाहिए,
ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फूड्स मे बी सिलेक्टेड एज लॉन्ग एज द टोटल सर्विंग साइज इज एट लीस्ट 9 ounces। ठीक है, ये आपका आखिरी कंस्ट्रेंट बनेगा। और क्योंकि x1, x2, x3 तीनों अमाउंट्स हैं फूड की अमाउंट नेगेटिव तो नहीं ले सकेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 0 कर देंगे। अगर आपको नहीं चाहिए कोई फूड तो आप 0 कर देंगे उसको, ठीक है, लेकिन आप उसमें नेगेटिव नहीं जा सकते। तो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पे नेचुरल हैं कि आपने x1, x2, x3 को नॉन नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने आगे काफ़ी एक्सप्लेन किया है, देखिए होपफुली आपको समझ आएगी। द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ आउंसेस ऑफ ईच फूड टू बी इंक्लूडेड इन द मील। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ऑफ कोर्स हमने यही तो डिटरमिन करना है कि हर फूड में से कितने कितने आउंसेस लिए जाएं, ठीक है ना, मील में इंक्लूड करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि और किसी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते। मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वाइटामिन्स को, लेकिन जितनी डेली रिक्वायरमेंट है मिनिमम बस उसको एक्सीड कर लें, काफी है। 290 वाइटामिन 1 की थी ना, उसको एक्सीड कर लिया हमारे लिए काफी है। बहुत ज्यादा वाइटामिन खाने की तो जरूरत नहीं है, बस जो डेली रिक्वायरमेंट थी उसको मीट कर लिया हमने, दैट्स गुड इनफ। लेकिन मिनिमाइज को कॉस्ट रखना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। The objective is to minimize the cost of each meal subject to satisfying minimum daily requirements, जो हमने लिखी थी, of the 3 vitamins as well as the restriction on the minimum serving size। ठीक है, तो ये 4 constraints। अब फॉर्मुलेशन कैसे होगी? अब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि x1, x2, x3 हमने ले लिए तीनों फूड्स में से कंटेंट्स, ठीक है, लेकिन इसको वर्ड्स में लिखा है लेट एक्स जे इक्वल द नंबर ऑफ आउंसेस इंक्लूडेड ऑफ फूड जे, यानी कि फूड 1 में से x1, फूड 2 में से x2, जे से मिलाया ना हमने, तो अगर j1 रखूं तो x1 फूड 1 से आ जाएगा, x2 फूड 2 से आ जाएगा, x3 फूड 3 से आ जाएगा बस। The objective function should represent the total cost of the meal stated in dollars. The total cost equals the sum of the costs of the 3 items। अब ये देखें, ये कॉस्ट जो आई है, मैं टेबल पे वापस जाता हूँ, ये देखें ये जो कॉस्ट थी 0.10, फूड 0.10 है ना, और जो फूड 1 में से मैंने लिया था वो x1 थे, तो अगर 1 आउंस 10 सेंट्स है तो x1 आउंस कितने होंगे? 10 सेंट्स टाइम्स x1। सेकंड फूड पर आउंस उसकी 0.15 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें x2 से, क्योंकि फूड 2 में से हम x2 आउंसेस ले रहे हैं। फिर 0.12 जो है ये थर्ड फूड का रेट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें x3। ठीक है, देखिए ना, अगर पर आउंस 10 सेंट की कोई चीज है तो 10 आउंस मैंने लेने हो तो 10 को 0.10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, $1 में 10 आउंस आ जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो ये सिर्फ हमें अभी 10 आउंस का नहीं पता, हमें x1 आउंसेस का पता है, तो x1 को उसकी यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट फूड 1 की आ जाएगी। x2 को 0.15 जो यूनिट प्राइस थी फूड 2 की, उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्राइस फूड 2 की आ गई। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो 0.1 x1 प्लस 0.5 और प्लस ये, ठीक है, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, और इसको हम z कह रहे हैं ना, इसको हम z कह रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट, ये मैंने टोटल कॉस्ट लिख दी, आगे आएगी, आप देखिएगा यहाँ पे। तो z को हमने लिखा 0.10 x1 प्लस 0.50 x2 प्लस 0.12 x3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ योर मील। ठीक है, इसको हमने मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट्स के कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे लिखे? मैंने एक कॉन्स्ट्रेंट्स आपको लिख के दिखाया और वो यहीं से आया। देखें, द कॉन्स्ट्रेंट फॉर ईच वाइटामिन विल हैव द फॉर्म milligrams of vitamin intake should be greater than equal to MDR। What is MDR? Minimum daily requirement। अगर विटामिन 1 का मैं कह रहा हूं तो देखें मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन 1 इनटेक के जो आपने फूड लिया, x1 ऑफ फूड 1, x2 ऑफ फूड 2, x3 ऑफ फूड 3, उनमें जो मिलीग्राम कंटेंट्स थे विटामिन 1 के वो हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किए। दे शुड एक्सीड मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 290, यही था ना विटामिन 1 का। तो ये तीनों के लिए आएगा, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये तीनों विटामिन के लिए यही इक्वेशन। इसको कहने का दूसरा मतलब ये हो गया कि मिलीग्राम्स ऑफ फूड 1, मिलीग्राम्स फ्रॉम फूड 2 प्लस मिलीग्राम्स फ्रॉम फूड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू MDR। ठीक है, अब ये जो पहला मैंने लिखा था वो मैं यहाँ पे दोबारा, अब मिलीग्राम्स फ्रॉम फूड 1 क्या आएगा? लेट्स से विटामिन 1 के लिए लिखते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ पहले, विटामिन 1 के लिए लिखे तो 50 ग्राम्स था, अगर आप स्लाइड 50 ग्राम्स थे
विटामिन 1 के, उसको मल्टीप्लाई किया हमने x1, क्योंकि x1 टोटल कंटेंट्स हैं फूड 1 के, फिर 30 ग्राम्स फूड 2 के थे मिलीग्राम्स, और हमने x2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि x2 हमने टोटल लिया, फिर ये फूड 3 में से हमने x3 लिया था, और इसमें कंटेंट्स है जो विटामिन 1 के वो 20 हैं, विटामिन 1 टाइम्स x3, और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो थी विटामिन 1 की वो 290 थी। ठीक है, तो पहला कंस्ट्रेंट क्या बना, 50x1 प्लस 30x2 प्लस 20x3 ग्रेटर देन 290, और यही हमने लिखा है, ये देख लें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये जो लिखा है ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, 50x1 प्लस 30x2 प्लस 20x3 शुड बी ग्रेटर देन 290 एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम विटामिन 1, ये जो मैंने आपको एक्सक्लूसिवली करके दिखाया। ठीक है, अब अगर आपने विटामिन 2 से देखना है तो विटामिन 2 का अगर आप कॉलम देखें, विटामिन 2 का कॉलम देखें तो 20x1, 10x2 और 30x3 है, शुड बी ग्रेटर देन 200। ठीक है, और जाके देखते हैं वहां पे, ये देखें 20x1 प्लस 10x2 प्लस 30x3 is greater than equal to 200 and this is coming from vitamin 2. Similarly from vitamin 3, ये थर्ड कॉलम जो तीसरे vitamin 3 का कॉलम है, उस कॉलम में देखें तो 10, 50, 20 है, तो 10x1, 50x2, 20x3 should be greater than equal to the minimum daily requirement of vitamin 3 is given as 210. ठीक है, ये 210 है उस टेबल में, ये देखें, ये कॉलम 3 में, ये देख लें। ठीक है, ये देख लें 210। ठीक है, चले, ठीक है, तो ये 210 आपको दिखा दिया। अब ये थर्ड कंस्ट्रेंट आ गया, 10x1, 50x2, 20x3 ग्रेटर देन 210। ठीक है, अब ये लास्ट रिक्वायरमेंट थी आपकी, ये टेबल में गिवन नहीं है, देखें टेबल में ये लास्ट रिक्वायरमेंट नहीं, टेबल में 3 ही रिस्ट्रिक्शंस थी विटामिन की बस। ठीक है, चौथी रिस्ट्रिक्शन ये है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आखिरी जो लाइन है ये अगर आप पढ़ें आखिरी लाइन ये है, एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, से लेकर ये 9 आउंसेस तक, as long as the total serving size is at least, ये आपका लास्ट कंस्ट्रेंट है, which is x1 plus x2 plus x3 should be greater than or equal to 9। तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया, the restriction that the serving size be at least 9 ounces is stated as this। ठीक है, x1 plus x2 plus x3 greater than or equal to 9, ये मिनिमम सर्विंग साइज की। तो आपके पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं और 4 के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये देखें द कंप्लीट सोल्यूशन, अब मैंने कंप्लीट फार्मूलेशन लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द कंप्लीट फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज एज फॉलोज, मिनिमाइज द कॉस्ट, ये वही कॉस्ट फंक्शन है जो हमने पहले लिखा, जो हमने मॉडल किया। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, पहले ही मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। So this is objective function। This is objective function। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 विटामिन के कंस्ट्रेंट्स थे, ठीक है, ये जो पीछे पिछली स्लाइड्स में है उसी तरह हमने रीस्टेट कर दिया। एक प्रॉब्लम आप पूरा, जब भी आप प्रॉब्लम मॉडल कर लें, ठीक है, देखें पीछे हमने ब्रोकन है सारा, ये कहीं पे हम ये देखें कॉस्ट फंक्शन हमने किया, फिर आगे अब एक्सप्लेनेशन के बाद हम ये विटामिन्स वाले लिख रहे हैं, फिर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले लिख रहे हैं, ये सारे स्कैटर्ड है, इधर उधर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जब भी आप फिनिश करें ये मॉडलिंग तो आप एक दफ़ा इस पूरे प्रॉब्लम को इकट्ठा करके लिख दें। ये विटामिन से आया है, विटामिन कॉन्स्ट्रेंट्स थे, ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये, लेकिन ये आए विटामिन से हैं, विटामिन कॉन्स्ट्रेंट्स। और ये वाला जो था ये मिनिमम सर्विंग साइज कॉन्स्ट्रेंट था, मिनिमम सर्विंग साइज। वैसे तो आप पिछली स्लाइड में जाके देख सकते हैं इसको, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको वापस ना जाना पड़े। तो ये मिनिमम सर्विंग साइज कंस्ट्रेंट है। और ये कौन से कंस्ट्रेंट है, ये तो हमने मॉडल नहीं किए थे, लेकिन आप अगर सुने प्रॉपरली तो मैंने मेंशन किया था कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स आएंगे, क्योंकि x1, x2, x3 फूड कंटेंट्स हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, 0 हो सकते हैं, इसलिए हमने इक्वल शामिल किया यहाँ पे। x1 कामा, असल में 3 इनइक्वालिटीज है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेकिन 3 अलग इक्वेशन लिखने की बजाय हम एक ही लिख देते हैं, x1 कामा x2 कामा x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट आ गया।
ठीक है। अब देखें, जब आपने लास्ट लेक्चर में हमने जब ये सारे पढ़े थे कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह, तो ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट थे। ये जो पहले चार है इनको क्या कहा था हमने, ये जो आपके प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आ रहे होते हैं ये कॉन्स्ट्रेंट्स, इनको स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। तो ये जो 3 विटामिन के और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी ना, सर्विंग रिक्वायरमेंट जो थी, ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और ये नीचे वाले नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इनको नाम दिए थे, अगर ज़हन से निकल गए हो तो हमने दोबारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स, ये मिलके आपको एक पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना के देते हैं। ठीक है, अब देखें, ये हमने एग्जाम्पल कर ली, मॉडल कर लिया, सब ठीक है। इसको सॉल्व करना भी तो प्रॉब्लम है। अगर हम पिछले सेक्शन में जाएं 10.2 में, तो हमने जो मेथड ऑफ सोल्यूशन पढ़ा है वो क्या था, ग्राफिकल सोल्यूशन था, कॉर्नर पॉइंट मेथड था। उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स हमने कैटर किए थे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन या डिसीजन वेरिएबल्स 2 हैं, फिर हम ग्राफिकल सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा हो जाएं तो प्रॉब्लम है। वो क्यों है कि हम इतने मास्टरफुल नहीं हैं 3D ग्राफिक्स में। 3 डायमेंशन में अगर आपको लाइनें और ये सब कुछ और रीजन्स बनाने पड़ जाएं तो आप इमेजिन करें ना कितना मुश्किल काम होगा। ठीक है, मेरे लिए भी मुश्किल होगा ये, तो आप तो अभी बिगिनर्स हैं, आप तो अभी शुरू की चीजें पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्राफिक्स बहुत मुश्किल होती है 3D में। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन हम अवॉइड करेंगे जब भी 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं आपके प्रॉब्लम में, डिसीजन वेरिएबल्स, जो कि यहाँ पे x1, x2, x3 हैं डिसीजन वेरिएबल्स, ये अगर 2 से ज्यादा हो जाएं तो हम ग्राफिकल सोल्यूशन को प्रीफर नहीं करते। और ना ही अभी तक हमने कुछ पढ़ा है, हमने ग्राफिकल सोल्यूशन 2 ही वेरिएबल्स का पढ़ा था, लिहाजा अभी हम इस काबिल नहीं है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अभी तक हम इसको सिर्फ मॉडल ही करना था। ठीक है, तो हमने मॉडलिंग कर ली, बस यही काफी है। ये एग्जाम्पल थी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की। इन प्रैक्टिस 2-3 वेरिएबल्स नहीं होते। अगर आप रियल वर्ल्ड में जाएं ना, इंडस्ट्रीज में जाएं जहां पे ये लीनियर प्रोग्रामिंग यूज होती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जाएं जहां पे ये ब्लेंड्स होते हैं सब और ये वो, वहां पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि एक नहीं 10-10, 20, 30 वेरिएबल्स होते हैं। तो डेफिनेटली ग्राफ्स का तो नाम ही नहीं बचेगा वहां पे। 3 वेरिएबल्स तक 3D ग्राफिक्स तो हम कर लेंगे, उससे आगे क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स की तो ग्राफिक्स भी कोई नहीं होती। ठीक है, तो ग्राफिकल सोल्यूशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू 2 वेरिएबल्स। उससे ऊपर अगर है तो हम कुछ और सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स रिविजिट दिस एग्जाम्पल। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने काफी टाइम इस पे लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गौर से क्वेश्चन पढ़ें, ये बहुत जरूरी है, गौर से पढ़ें कि ये क्या है। द डाइटिशियन इज प्लानिंग द मेन्यू, अब वो हमने पढ़ लिया। 3 मेन आइटम्स विल बी सर्व्ड, अब वो 3 फूड आइटम्स हैं। हर फूड आइटम्स की में जो मिनिमम डेली जो अमाउंट है विटामिन्स की वो दी हुई है कि फूड 1 में विटामिन 1 कितना है, 2 कितना है, 3 कितना है, फूड 2 में 1 कितना है, 2 कितना है, 3 कितना है। ठीक है, इसी तरह फूड 3 में फिर विटामिन 1 की जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो भी गिवन है, 2 की भी और 3 की भी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट गिवन है, कॉस्ट भी तीनों फूड्स की गिवन है। ठीक है, इसी तरह मिनिमम सर्विंग साइज ऑफ एटलीस्ट 9 ounces ये भी गिवन है। ठीक है, तो पहला कॉन्स्ट्रेंट आया कॉलम 1 से। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा आपको बताऊं, ये जो कॉन्स्ट्रेंट था ये आया 1 से, फिर एक आएगा 2 से, फिर एक आएगा 3 से। ठीक है, 3 कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे। ये तो कॉन्स्ट्रेंट 1 था। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट 2 यहाँ से आएगा, कॉन्स्टेंट 3 यहाँ से आएगा। 50x1 प्लस 30x2 प्लस 20x3 ग्रेटर देन 290, 20x1 10x2 30x3 ग्रेटर देन 200, 10x1 50x2 20x3 ग्रेटर देन 210। ठीक है, और ये कॉस्ट पर जो है वो भी हमने इधर लिख ली। ये टोटल कॉस्ट आई आपके कॉस्ट के कॉलम से। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट जो आई है ये हमने जो लिखी है टोटल कॉस्ट, ये आई है कॉस्ट के कॉलम से। 0.10 ऑफ x1, 0.15 ऑफ x2, 0.12, 0.12 ऑफ x3, तो ये टोटल कॉस्ट आपको दे देगी। अब 3 कॉन्स्ट्रेंट यहाँ से आए, टोटल कॉस्ट आई। चौथा कॉन्स्ट्रेंट आपका प्रॉब्लम में गिवन था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बताया आपको कि है क्या और सेटिस्फाई क्या क्या करना है। फिर हमने पहले कॉस्ट फंक्शन मॉडल किया, बहुत आसान है। फिर विटामिन 1 से जितनी इनटेक आ रही है उसको हमने ग्रेटर देन किया मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट से, विटामिन 2 विटामिन 3 से, तो ये 3 विटामिन के कॉन्स्ट्रेंट आ गए, ये टॉप पे जो हैं। ठीक है, और नीचे वाला x1 x2 x3 ये जो है सबस्क्रिप्ट में है, ये जो दिस इज
x1 ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। इसी तरह x2 भी ये सबस्क्रिप्ट में है और x3 भी ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट में डाल देता हूँ, लेकिन खैर आपको पता तो चल ही क्या होगा। ये x1 x2 x3 क्या है, दोबारा लिख लेते हैं इसको। x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट्स थे, तो मैं आपको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट में, तो ये आपका ये चारों आपके स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर से आए हैं। स्ट्रक्चर जो था गिवन था, टेबल गिवन था, जो भी कंडीशंस गिवन थी आपके प्रॉब्लम में वहाँ से ही आए हैं, ठीक है। इसलिए इनको स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट कहा जाता है। तो ये जो नीचे हमने आखिर में लिखे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ये हमारी ही नॉलेज थी कि यार फूड जो ले रहे हैं हम, फूड की अमाउंट्स हैं, ये कंटेंट्स हैं फूड के, कितने आउंसेस लेने हैं हमने, तो आउंसेस नेगेटिव में नहीं जाने चाहिए, तो x1 x2 x3 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास डाइट मिक्स प्रॉब्लम, इसको रिविजिट कीजिए 2-3 दफा प्रॉब्लम पढ़ें, ठीक है। प्रॉब्लम पढ़ें जितनी दफा, आप याद रखिए कभी भी कहीं पे भी मॉडलिंग करनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, चाहे वो लीनियर प्रोग्रामिंग में है चाहे वो बाहर है, ठीक है। जो भी है, अगर आपने मॉडलिंग करनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो आपको प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा काफ़ी दफ़ा। ये प्रॉब्लम 10 दफ़ा पढ़ें आप, कोई मसला नहीं है। एग्जाम में भी आप ज़्यादा दफ़ा पढ़ें, इस पे टाइम लगा देने से आपका आगे वाला टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। आप ये अगर आप पेज नंबर 451 देखें ना अपनी बुक का, पेज 451, उसमें लिखा है टिप्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। तो यही टिप है, सबसे पहला टिप यही है कि रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली, रिपीट इफ डिजायर्ड, ठीक है। केयरफुली करें और पॉइंट आउट करते जाएं कि यार ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है। यही हमने देखना है ना, आइडेंटिफाई तो यही करना है प्रॉब्लम में, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सेकंड ये है कि डिसीजन वेरिएबल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कि अब इसमें देखें, अगर आप सिंपल सी बात देखें, तो 3 main items will be served, all having different nutritional contents. The dietitian is interested in providing at least the minimum. अब देखिए 3 different foods थे ना जो ऐड करने हैं, तो इसका मतलब है कि डिसीजन वेरिएबल वही 3 है। क्या क्या अमाउंट होनी चाहिए, फूड 1 फूड 2 फूड 3 में से x1 x2 x3, ये आपके 3 डिसीजन, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ और तो ऐड करना नहीं हमने अपनी मील में, ठीक है। तो ये डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद यह कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, डिसीजन वेरिएबल्स तो हो गए। नीचे वो कह रहा है जी कि इसमें फॉलोइंग टेबल में जो है, नहीं, ये थर्ड लाइन में कैन पे आप पढ़ें, द डाइटिशियन इज इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग एटलीस्ट द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, ये कॉन्स्टेंट से आए, ऑफ ईच ऑफ 3 विटामिन इन दिस 1 मील। और इसमें आपने कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है, ठीक है, कि आपका और ऑब्जेक्टिव कोई नजर नहीं आता ना। एक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आपकी मिनिमम मीट कर जाए। अब वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मीट करना है वो आपका कॉन्स्टेंट है, वो आपका कंडीशन है मील के ऊपर, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी कॉस्ट आएगी वो मिनिमम रहे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसको, फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट। अब मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया कि स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट क्या है इसमें, तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट हमने आइडेंटिफाई किए, और इसमें यह ख्याल करना कि कोई मिस आउट ना हो जाए। अगर हम ये सिर्फ इस टेबल पे कंसंट्रेट करें, जो आप ये टेबल देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ इस टेबल पे कंसंट्रेट करूं तो 3 कंस्ट्रेंट आते हैं यहाँ से स्ट्रक्चरल, चौथा हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए कंस्ट्रेंट 1 विटामिन 1 से आ गया, कंस्ट्रेंट 2 विटामिन 2 से आ गया, कंस्ट्रेंट 3 विटामिन 3 से आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखें टेबल के ऊपर तो 3 कंस्ट्रेंट हमें मिलते हैं, तो ये ख्याल करना है कि मिस आउट ना हो जाए कोई, ठीक है। और कोई अपनी तरफ से इजाफी भी नहीं लिखना हमने, ये नहीं है कि खुद ही से कोई डाल दें स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स। तो चौथा जो था ये हमने देखा यहाँ पे, जब हमने 3 स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स बना लिए तो हमने कहा यार प्रॉब्लम में आखिरी लाइन में ये भी लिखा था कि मिनिमम सर्विंग साइज जो है वो 9 आउंसेस होना चाहिए, तो ये कहाँ गया। तो इसका मतलब है जो x1 x2 x3 हम फूड में से आउंसेस ले रहे हैं, उन तीनों का सम जो है वो 9 को एक्सीड करे। अगर 9 को एक्सीड नहीं करेगा तो हमारा तो मील ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है, फिर तो हम भूखे रह जाएंगे, सर्विंग पूरी नहीं हुई हमारी, तो ठीक है। तो वो भी पूरी करनी है। तो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करें, कोई मिस आउट ना हो, और एक्स्ट्रा डालने के तो चांसेस कम ही होते हैं, जाहिर है कोई इल्हाम तो होगा नहीं, ठीक है। तो मिस आउट ना हो, ये आपने ख्याल करना है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं कि नहीं, ठीक है।
कहीं पे ऐसा होगा कि वेरिएबल्स आपके नेगेटिव हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव हो सकते हैं तो हो जाए, फिर हम उस पर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स नहीं रखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल वर्ल्ड में हम कोई क्वांटिटी ले रहे होते हैं x1 x2 x3 को, तो वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है, जीरो हो सकती है। तो ये दिखने के बाद अब सब कुछ कंबाइन करें, राइट द फुल मैथमेटिकल मॉडल नाउ, ठीक है। तो जो कि हमने यहाँ पे किया आखिरी स्लाइड में हमने कहा जी द कंप्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। और अब हमने कोई नई चीज नहीं लिखी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, फिर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स लिखे, फिर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स लिखे। ये तरतीब होती है लिखने की। और याद रखें जब भी आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे तो उसके साथ लिख दें कि इसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा ना कि मिनिमाइज, ये देखें, ठीक है, मिनिमाइज जी इज इक्वल टू दिस। जी क्या है? कॉस्ट है। आप इसको सी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जी ही लिखें, जेड लिख सकते हैं। आप बुक जेड लिखती जा रही है, हम भी लिखते जा रहे हैं। आप इसको जिस तरह हमने प्रॉफिट लिखा था लास्ट टाइम, आप उसको पी लिख सकते हैं। लेट्स मैक्सिमाइज पी इक्वल टू दैट, पी इज फॉर प्रॉफिट। इसी तरह मिनिमाइज सी इक्वल टू दैट, सी इज द कॉस्ट, ठीक है। तो आप कॉस्ट फंक्शन को सी लिखना चाहिए लिख सकते हैं, लेकिन जी यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा है, हम जी यूज करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप नाम के साथ जाना चाहें दैट्स गुड एज वेल। अगर आप रेवेन्यू है आप उसको आर लिख दें, ठीक है, कॉस्ट है सी लिख दें, प्रॉफिट है पी लिख दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सबसे पहले लिखें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर सब्जेक्ट टू के आगे जो भी आएगा वो कॉन्स्ट्रेंट्स है आपके, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ठीक है, कि हमने इसको मिनिमाइज तो करना है लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट? तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, द कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू यू। सब्जेक्ट टू के बाद स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे। ये उसी तरतीब में लिख लें जिस तरतीब में आपने इनको मॉडल किया था पिछली स्लाइड्स में। जिस तरतीब से हम गए विटामिन 1 2 3, फिर हमने मिनिमम सर्विंग साइज लिखा था, तो वो हमने चारों उस तरतीब में लिख लिए। आखिर में नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स लिख दें कि क्या आपके वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो फिर ये कॉन्स्टेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप के आपको समझ आ गई होगी इस मॉडल की, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ठीक है। आपको आई होप के मजा आया होगा इसको मॉडल करते हुए। आज से पहले हो सकता है आपने इस तरह की बात कोई सोची भी ना हो, ठीक है। तो अब अगर आप इसको मिनिमाइज करेंगे ना कोई भी मैथमेटिकल टेक्निक यूज करके, अब ये आपको मॉडल एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट देगा फूड 1 की, फूड 2 की और फूड 3 की, जो आपकी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा विटामिन की, और साथ ही साथ कॉस्ट आपकी मिनिमम रखेगा। इसके अलावा कोई भी x1 x2 x3 चूज करेंगे ना वो कॉस्ट बढ़ा देगा आपकी। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स तो वो पूरी कर देगा लेकिन कॉस्ट को बढ़ा देगा, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल जो मॉडलिंग है, जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी सारा पैसा भी सेव हो जाता है ऑफ कोर्स, ठीक है, और टाइम भी सेव हो जाता है कि ऐसे ही हिट एंड ट्रायल ना करें कि इतना फूड 1 का ले लें, इतना फूड 2 का, इतना फूड 3 का। वो तो हिट एंड ट्रायल है, हमें नहीं पता कि क्या कॉस्ट मिनिमम होगी कि नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद गारंटी है कि आपकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स जो हैं ये पॉसिबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। अब ये क्लेम कर रहा ऑथर कि पॉसिबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स मिलते हैं, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए, ट्रैफिक कंट्रोल करनी है तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं, ये जो 1 वे रोड को कर देते हैं, 2 वे कर देते हैं, ठीक है, ये इन्हीं चीज़ों पे बेस करती है। ये वैसे ही नहीं किसी ने डिसाइड कर लिया कि यार इसको 1 वे कर दो, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की जाती है, मॉडल करने के बाद सॉल्व किए जाते हैं, फिर क्या कहते हैं कि ठीक है जी ये डिसीजन लिए जाने चाहिए अब, ठीक है। इसी तरह ऑयल कंपनीज कमिट ट्रेमेंडस रिसोर्सेज टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच मॉडल्स। ऑयल कंपनीज में भी आ गया, ऑयल कंपनीज भी बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। ऑयल कंपनीज किस तरह आ गई ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में? ऑयल कंपनीज ये होता है ना कि आपके ऑयल एक जगह से तो निकल नहीं रहा, आपके रिफाइनरीज में भी मुल्क में 50 जगहों पे रिफाइनरीज हों, और फिर आपने जो डिलीवर करना है अपना ऑयल, ठीक है, वो भी हजारों जगहों पे आपने डिलीवर करना है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है कि कहाँ से पिक करना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ से पिक करना है, कहाँ छोड़ना है। क्या ये जो सोर्स है आपकी ऑयल की, ये उसकी डिमांड को पूरी करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। Classic example of the transportation model involves the shipment of some homogeneous commodity from M sources of supply
और ओरिजिन्स टू n पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स और डेस्टिनेशंस। ये अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी ऑयल कंपनीज की m सोर्सेज हैं, m मतलब मैंने कहा था कि 50 फर्ज करें उनकी रिफाइनरीज हैं जहाँ से ऑयल उन्होंने पिक करना है, जो ओरिजिन है, जो सोर्स है आपकी, जहाँ से सप्लाई निकलेगी, और फिर आपने डिलीवर करना है n पॉइंट्स ऑफ डिमांड या डेस्टिनेशन। डिमांड कहाँ पे है? यहाँ पे डिमांड है जी ऑयल की, या ये डेस्टिनेशन है इस्लामाबाद में सैकड़ों पेट्रोल पंप हैं PSO के या जिसके भी, आपने वहाँ पे डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये, और होमोजेनस कमोडिटी का क्या मतलब हुआ? बाई होमोजीनियस भी लोग इसको पढ़ते हैं, होमोजेनस भी पढ़ते हैं। होमोजीनिटी क्या होती है? कि एक जैसी चीज, ठीक है ना। तो वी मीन दैट देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ द आइटम प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट स्टोर्स और सोर्सेज ऑफ सप्लाई। कि आप जो डिफरेंट सोर्सेज से आप 50 रिफाइनरीज से आपने जो पेट्रोल निकाला है या ऑयल मंगवाया है, उन सब में होमोजिनिटी है, यानी एक जैसा ही ऑयल है। ये ना हो कि आप किसी जगह पे अच्छा दे दें, किसी जगह पे बुरा दे दें। तो ये भी आपने चीज रखना है कि जो आइटम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एसेंशियली द सेम है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की। हम जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वो हाईवे मेंटेनेंस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके बुक में, पेज 444 पे, ठीक है। एग्जाम्पल है जी हाईवे मेंटेनेंस। ये हाईवे मेंटेनेंस जो है ये भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। देखते हैं कैसे है। अ मीडियम साइज सिटी has 2 locations in the city at which salt and sand stockpiles are maintained for use during winter icing and snowstorms. पाकिस्तान में शायद ये एग्जाम्पल इतनी आपको अपील ना करे क्योंकि यहाँ पे विंटर आइसिंग और स्नो स्टॉर्म्स नहीं आते, ठीक है। कुछ जगहों पे हैं, अगर वहाँ जाएं तो शायद आपको पता चले कि इसका क्या मतलब है। आपने स्टोर किए हुए हैं, सिटी की 2 लोकेशंस हैं सिटी में जहाँ पे वो सॉल्ट और सैंड। अब सॉल्ट और सैंड का क्या मतलब काम है? स्नो पाइल से, स्नो स्टॉर्म से। जब स्नो आती है किसी शहर में, ठीक है, तो जब स्नो साइड पे तो वो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आइसिंग बन जाती है, स्लिपरी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो जब वहां पे सैंड या स्नो फेंक दी जाए ना, मिक्स करके रेत और नमक जो है वो मिक्स करके जब फेंका जाता है तो वो आइस नहीं बनने देती रोड्स के ऊपर, ठीक है, वो मेल्ट हो जाती है। नमक कभी स्नो के आइस के ऊपर फेंक के देखिएगा, वो एकदम उसको मेल्ट कर देगा, ठीक है। तो नमक जो है वो मेल्ट कर देता है स्नो को या आइस को, ठीक है। तो इसलिए विंटर में ये जो जिन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, अमेरिका, यूरोप वगैरह में बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, वहां पे ये होता है कि आप देखते हैं कि वहां पे ये बड़े बड़े ट्रक जो है ना रोड के ऊपर स्नो नमक और सैंड का मिक्सचर जो है वो फेंकते रहते हैं हर वक्त ना, ताकि जो स्नो पड़े वो मेल्ट हो जाए, स्नो जमे ना रोड के ऊपर। जमेगी तो ज़ाहिर है गाड़ियां स्लिप होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे। तो अब इसमें वो कह रहा है कि मिड साइज सिटीज की 2 लोकेशंस है जहां पे उन्होंने ये स्टॉक किया हुआ है। स्टॉक पाइल्स, ऑफ कोर्स जब आप सैंड को स्टॉक करेंगे तो एक पाइल बन जाएगी ना, इसलिए इनको स्टॉक पाइल कहते हैं। कि सैंड और स्नो के सॉल्ट के स्टॉक पाइल्स हैं और मेंटेन किए हुए हैं उन्होंने विंटर आइसिंग और स्नो स्टॉर्म्स के लिए। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म सॉल्ट एंड सैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दीज 2 लोकेशंस टू 4 डिफरेंट सिटी जोन। छोटा सा शहर है ना, मीडियम साइज सिटी है, 4 जोन बनाए हुए हैं। जो 4 जोन्स हैं उनको हमने ये सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है ये हमने प्रोवाइड करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 सोर्सेज हो गई, 2 स्टॉक पाइल्स थी ना, 2 लोकेशंस थी जहां पे स्टॉक पाइल किए हुए इन्होंने, तो उनसे हमने 4 जोन्स के ऊपर, 4 जोन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओकेजनली एडिशनल सॉल्ट एंड सैंड्स आर नीडेड। अब जाहिर है विंटर स्टॉर्म का इंतजार तो नहीं करेंगे ना, वो उन्हें पता है विंटर आ गया, स्टॉर्म्स भी आएंगे, स्नो स्टॉर्म्स आएंगे, आइसिंग बनेगी, तो वो पहले से ही जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन कई दफा अगर स्टोर उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया तो उन्हें मजीद देना पड़ेगा सॉल्ट और सैंड, ठीक है। तो यही वो लिख रहा है कि ओकेजनली एडिशनल सॉल्ट एंड सैंड आर नीडेड, ठीक है। हाउएवर इट इज यूजुअली इम्पॉसिबल टू गेट एडिशनल सप्लाईज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब अगर स्टॉर्म आया हुआ है उसके दौरान of course it's very difficult to provide them additional salt and sand since they are stockpiled at a central location some distance outside the city। दो जगह पे जहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया है ना, वहाँ पे एडिशनल सॉल्ट वहाँ से निकालना और यहाँ पे प्रोवाइड करना मुश्किल हो सकता है ड्यूरिंग स्टॉक स्नो स्टॉर्म, ठीक है। अब वो कह रहा है जो सिटी ऑफिशियल्स हैं वो होप करते हैं कि देयर विल नॉट बी बैक टू बैक स्टॉर्म, कि यार एक स्टॉर्म अगर आया तो कुछ दिन बाद ही दूसरा स्टॉर्म आएगा और उस दौरान हम सॉल्ट और सैंड और भी प्रोवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर बैक टू बैक स्टॉर्म्स आ जाए तो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्टी फॉर देम कि कैसे अब इसको मेंटेन किया जाए।
तो द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स इज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द मिनिमम कॉस्ट ऑफ एलोकेटिंग सॉल्ट एंड सैंड सप्लाईज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब फिर वही बात आगे देखें कि मिनिमम कॉस्ट उसने, वैसे तो क्या है कि बस हर रोज वो सुबह शाम ट्रक भेजता रहे, अब ये काम अगर करेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, जाहिर है ट्रक मुफ्त में तो जाएगा नहीं ना, उसने पेट्रोल यूज करना है, उसने ऑयल यूज करना है, उसने लेबर यूज करनी है, जाहिर है साथ लेबर भी भेजनी पड़ेगी सारे काम करने के लिए, तो कुछ कॉस्ट है उसकी, अच्छी खासी कॉस्ट बन जाएगी। तो ऐसे इस तरह से हमने एलोकेट करनी है कि कॉस्ट हमारी मिनिमम रहे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना लिया ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, कॉस्ट को मिनिमम करना है। Following table summarizes the cost of supplying 1 ton of salt and sand from each stockpile to each city zone। अब फिर उसने बता दिया कि stockpile 1 से अगर हम zone 1 पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितनी कॉस्ट आएगी पर टन के हिसाब से। इसी तरह zone 2, zone 3, zone 4, फिर stockpile 2 जो है उससे भी zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 पे 4 जगहों पे पहुंचाने की कॉस्ट बता दी, ठीक है। In addition, stockpile capacities and normal levels of demand for each zone are also indicated। कि नॉर्मल जो डिमांड होती है इन जोन्स की, कहीं हो सकता है किसी जोन में स्नो ज्यादा पड़ती हो, किसी जोन में कम पड़ती हो, तो जो उनकी अपनी अपनी डिमांड है वो उनको नॉर्मल डिमांड्स का पता है कि कितनी है, और जो स्टॉक पाइल है उनमें कैपेसिटी कितनी है। ये नहीं है कि अगर फर्ज करें 100 टन की डिमांड आ गई और स्टॉक पाइल में तो 100 टन होते ही नहीं, ठीक है। तो ये भी देखना है कि आपके कैपेसिटीज कितनी है कि एक टाइम पे इससे ज्यादा डिमांड ना की जाए, और एक टाइम में डिमांड को भी हमने मीट करना है कि जितनी डिमांड है उसको भी तो मीट करना है, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी साथ साथ हैं, और हमने मिनिमाइज करना है कॉस्ट को मिनिमम रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये है टेबल हम पहले देख लेते हैं। स्टॉक पाइल 1 से अगर हम सॉल्ट और सैंड लें 1 टन और जोन 1 पे पहुंचाएं तो $2 लगेंगे हमारे, ठीक है। उसी स्टॉक पाइल से जोन 2 पे पहुंचाने के लिए $3 लगते हैं, देखिए ना ये $3, ठीक है। स्टॉक पाइल 1 से जोन 3 पर पहुंचाने के लिए देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जो जोन 3 के नीचे जो देखें तो ये है $1.50, $1.5 लगेगा आपका स्टॉक पाइल 1 से जोन 3 तक पहुंचाने में, पर टन है ये, 1 टन पहुंचाने में, ठीक है। इसी तरह जोन 4 तक, इसी तरह स्टॉक पाइल 2 से भी दिए हुए हैं $4, $3.5, ये डॉलर्स है, नीचे मैंने डॉलर साइन नहीं डाले, ठीक है। ये सारे डॉलर्स हैं, ये देखें ये भी डॉलर है, ठीक है, ये भी डॉलर है, ये $3.50, ये भी डॉलर है, ठीक है। ये डॉलर है 2.50 और ये भी डॉलर, ठीक है। और मैक्सिमम सप्लाई जो कर सकता है स्टॉक पाइल 1 वो 900 टन है कि 900 टन तक उसके पास कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है स्टॉक पाइल 1 की। 750 जो है ये भी कैपेसिटी है स्टॉक पाइल 2 की कि 2 से 750 टन तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है मुख्तलिफ जोन्स में। अब जो डिमांड है जोन 1, चारों जोन्स की डिमांड भी दी हुई है, ये अब नॉर्मल डिमांड है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में डिमांड 300 टन डिमांड होती है जोन 1 की, 450 टन जोन 2 की, 500 टन जोन 3 की और 350 टन जोन 4 की, ठीक है। नॉर्मल डिमांड्स दी हुई है, ये टन्स में है, डॉलर्स में नहीं है। जिनके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ ये टन्स है, ठीक है, ये दे दिया। अब देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आपने वहां पे पिछली एग्जांपल अगर आप देखें ना तो सिर्फ क्या था कि फूड 1, फूड 2, फूड 3 था कि 3 फूड्स के हमने कॉन्टिनेंट्स लेने, हमने X1, X2, X3 कह दिया। यहाँ पे अब मसला है, यहाँ पे स्टॉक पाइल 1 ने जोन 1 में जाना है, जोन 2 में जाना है, जोन 3 में जाना है, जोन 4 में जाना है। 4 डिसीजन वेरिएबल तो ये हो गए ना कि कितने टन जोन 1 में जाए स्टॉक पाइल 1 में से, कितने टन जोन 2 में जाए स्टॉक पाइल 1 में से, कितने जोन 3 में जाए स्टॉक पाइल 1 में से, यही है ना। तो अब 4 तो वेरिएबल्स ये हो गए, फिर स्टॉक पाइल 2 से भी आपने जाना है, स्टॉक पाइल 2 से भी चारों जोन्स में आपने जाना है, ये हो गए 4 और वेरिएबल। तो 8 डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे बन रहे हैं, 8 डिसीजन वेरिएबल्स, ओके। 8 डिसीजन वेरिएबल बन गए। अब देखिए अगर मैं इनको X1, X2, X3 से X8 तक कह दूं, कह सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होगा कि स्टॉक पाइल 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, अब बैक ऑफ द माइंड अगर हम ये याद रखें कि X1 से X4 तक स्टॉक पाइल 1 है, X2 से X5 से X8 तक स्टॉक पाइल 2 है, कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर ये नहीं हो जाएगा कि हम ये कर लें कि मैं कहूँ जी कि X स्टॉक पाइल 1 से जोन 1, मैं डबल सबस्क्रिप्ट डाल देता हूँ 1, 1, ये X11 नहीं है, X11 है। X11 का मतलब फ्रॉम जोन 1 टू, फ्रॉम स्टॉक पाइल 1 टू जोन 1। इसी तरह X12 कहूंगा तो क्या होगा, फ्रॉम स्टॉक पाइल 1 टू जोन 2, ठीक है। चलते जाएं तो X14 हो जाएगा, X13 स्टॉक पाइल 1 से
जोन 3 में, स्टॉक पाइल 1 से जोन 4 में, ये टन्स में आ गया। इसी तरह अब X5 कहने की बजाय हम कहते हैं कि अब 2 पहले लिख दे, 1 बाद में लिख दे। 1 2 था स्टॉक पाइल 1 से जोन 2 में, 2 1 का मतलब स्टॉक पाइल 2 से जोन 1 में, ठीक है। तो पहला सबस्क्रिप्ट स्टॉक पाइल के लिए आ गया, दूसरा जोन के लिए आ गया, 2 3 और 2 4। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप सबस्क्रिप्ट डबल कर दें कि X22 का मतलब सेकंड स्टॉक पाइल से जोन 2, X23 का मतलब सेकंड स्टॉक पाइल से जोन 3, X24 सेकंड स्टॉक पाइल से जोन 4, ठीक है। तो ये 8 वेरिएबल्स आ गए आपके, 8 डिसीजन वेरिएबल्स, 8 डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इन फॉर्मुलेटिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर दिस प्रॉब्लम देयर आर 8 डिसीजंस टू मेक। हाउ मैनी टन्स, अब कौन से डिसीजन है जी, हाउ मैनी टन्स शुड बी शिप्ड फ्रॉम ईच स्टॉक पाइल टू ईच जोन, यही है ना हमारे डिसीजन वेरिएबल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हर जोन, हर स्टॉक पाइल में से हर जोन तक जाने के लिए कितने टन हम लेके जाएं, स्टॉक पाइल 1 में से जोन 1 पे कितने टन भेजें, 2 में कितने भेजें, 3 में कितने, क्योंकि दोनों स्टॉक पाइल से हम भेज सकते हैं ना, स्टॉक पाइल 1 से भी जोन 1 पे भेज सकते हैं, 2 से भी जोन 1। तो जरूरी नहीं है कि जितनी डिमांड जोन 1 की है वो एक ही स्टॉक पाइल से भेज दे। हाँ, अगर जोन 1 के करीब है स्टॉक पाइल 1 तो हो सकता है हम सारी की सारी डिमांड वहीं से पूरी कर दें उसकी। जोन 4 स्टॉक पाइल 2 के करीब है अगर, तो हम वहां से उसकी पूरी कर दें डिमांड, ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली दोनों तरफ से हम डिमांड पूरी कर रहे होते हैं एट अ टाइम। सेकेंड बुलेट में देखें, लेट एक्स आई जे, डबल स्क्रिप्ट डाल दिया मैंने, इक्वल द नंबर ऑफ टन्स सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक पाइल आई टू स्टॉक पाइल जे। देखे ना, आई स्टॉक पाइल 1 है और जे जो है वो जोन के लिए है। पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो यहां पे मैं लिखता हूं, साइड पे कहीं यहां पे लिख देते हैं, ये जो एक्स आई जे लिखा है ना, ठीक है, ये आई स्टॉक पाइल 1 है, ठीक है। पहला जो है वो स्टॉक पाइल है 1 और 2, और ये जो दूसरा जे है ये है जोन के लिए। तो जे जो है वो 1 2 3 4 क्योंकि 4 जोन्स हैं, और आई जो है वो 1 2 क्योंकि 2 स्टॉक पाइल्स हैं। तो अगर जी X11 लिखूं तो स्टॉक पाइल भी 1 है, जोन भी 1 है, ये जो मैंने पीछे अभी आपको किया, ठीक है। X11 स्टॉक पाइल 1 जोन 1। अच्छा, अब वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल X11 का मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ टन्स सप्लाइड बाई स्टॉक पाइल 1, क्योंकि पहला था ना और सेकंड भी 1 है तो जोन 1 आ गया। 2 3 का क्या मतलब होगा, सिमिलरली X23 इक्वल्स द नंबर ऑफ टन सप्लाइड बाई स्टॉक पाइल 2। देखे ना, पहला 2 है ना, तो स्टॉक पाइल 2 से हम जितना डिलीवर कर रहे हैं कहां पे, जोन 3 में, क्योंकि सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो 3 है, वो जोन के लिए। तो फ्रॉम स्टॉक पाइल 2 टू जोन 3 इज X23, ठीक है। इसी तरह बाकी मैंने आपको सारे 8 के 8 लिख के दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। दिस डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कन्वेज मोर इन्फॉर्मेशन देन द वेरिएबल X1 टू X8। यहाँ पे भी उसने देखे मेंशन कर दिया कि X1 से X8 तक अगर हम लिखते तो इतना ज्यादा हम भूल जाते। मतलब X6 का क्या मतलब था, अब हम दोबारा गिनना शुरू कर दें यार, X6 क्या है, 1 2 3 4 तो हो गया स्टॉक पाइल 1 से, फिर 5 स्टॉक पाइल 2 से 1, फिर 6 स्टॉक पाइल 2 से 2, ठीक है ना। तो हमने देखें कितना हमें एफर्ट करनी पड़ी X6 को समझने के लिए। X6 की जगह हम X22 लिखें तो कितना आसान है जी, सेकंड स्टॉक पाइल से सेकंड जोन तक जाना है हमने, X22, ठीक है। तो कई दफा ये डबल सब्सक्रिप्टेड ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं इंस्टेड ऑफ 1 सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स, ठीक है। आप X1 से X8 तक ले लें, प्रॉब्लम में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा। सब डबल सब्सक्रिप्ट लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। Given this definition of the decision variables, the total cost of distributing salt and sand has the form। अब देखें ये जो हम आई है X11, ये कहाँ से आई है, ये 2 कहाँ से आया, ठीक है। X11 के साथ है ना, X11 का मतलब स्टॉक 1 और जोन 1। तो स्टॉक 1 जोन 1 की जो कॉस्ट है ना वहां पे 2 लिखा होगा, जाके देखते हैं पीछे टेबल पे, ये देखें स्टॉक 1 से जोन 1 की कीमत क्या जी, $2 पर टन। हम कितने टन लेके जा रहे हैं, X11 टन, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों में से क्या आ गया कि $2 था पर टन, हम X11 लेके जा रहे हैं। तो ये कॉस्ट आ गई स्टॉक पाइल 1 से जोन 1 तक, प्लस स्टॉक पाइल 1 से जोन 2 तक कितना, ये 3, ये है स्टॉक पाइल 1 से जोन 2 तक 3, और स्टॉक पाइल 1 से जोन 2 तक जो वेरिएबल था वो क्या है, इसको वापस आने दे, 1 2, ये स्टॉक पाइल 1 से वेरिएबल 2 तक जाने, जोन 2 तक जाने के लिए X12 था। तो इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे, 8 वेरिएबल पूरे कर लेंगे। आखिरी क्या आएगा, स्टॉक पाइल 2 से 4th जोन तक 3 है,
ये देखें ये यहाँ से आ रहा है, ये आया 3, ठीक है, और X24 यही है ना, सेकंड स्टॉक पाइल से फोर्थ जोन तक 24 बनता, तो ये 8 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, ये हमने लिख लिए। 2x1 3x12 ये मैंने 2 लिखे थे, फिर ये आखिरी मैंने लिखा, तो ये बीच में इसी तरह सारे पूरे हो जाएंगे। X14 मतलब X14 क्या है, स्टॉक पाइल 1 से जोन 4 तक, उसके अगर आप प्राइस जाके देखें तो $2.5 होगी डॉलर पर टन, उसको मल्टीप्लाई, तो ये टोटल कास्ट आ गई 8 टन आई इसमें, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डिसाइड कर लिया। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम बहुत केयरफुली पढ़ा, सेकेंडली हमने ऑब्जेक्टिव देखा क्या था जी, कास्ट को मिनिमाइज करना है, थर्ड क्या था जी, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होने चाहिए वो भी हमने लिखे, उसके बाद हमने मॉडल किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, और कह दिया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम कॉन्स्ट्रेंट्स की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे जाते हैं कॉन्स्ट्रेंट की तरफ। वो कहता है जी कि ये डिमांड है, जोन 1 की डिमांड है 300 टन्स, और फिर कैपेसिटीज भी है। कैपेसिटी क्या है कि स्टॉक पाइल 1 की कैपेसिटी है 900, कि अगर आपने X11 जोन 1 को दे दिया, X12 जोन 2 को, X13 जोन 3 को, X14 जोन 4 को, ये 4 है ना, इन चारों का सम करें तो 900 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों कि स्टॉक पाइल में 900 टन से ज्यादा की तो कैपेसिटी ही नहीं। अगर जो आपने जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 को अलाट किया स्टॉक पाइल 1 से, उनका सम जो है वो 900 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टॉक पाइल 1 में 900 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह सेकंड जो कंस्ट्रेंट आएगा कैपेसिटी का, कि जो आपने स्टॉक पाइल 2 से किया है, स्टॉक पाइल 2 से X21 22 23 24 4 जोन्स में, इन सब का सम 750 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 750 जो है वो कैपेसिटी है स्टॉक पाइल 2 की, ठीक है। तो स्टॉक पाइल 1 और स्टॉक पाइल 2 की जो कैपेसिटीज हैं ये आपको दो कॉन्स्ट्रेंट्स दे देंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद ये देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं, ये देखें स्टॉक पाइल 1 से मैंने सम किया। अब स्टॉक पाइल 1 है ना, तो फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है ये 1 1 होना चाहिए, देखें 1 1 1 2 1 3 1 4। क्यों कि 1 से फर्स्ट जोन तक, 1 से सेकंड जोन तक, 1 से थर्ड जोन तक, 1 से फोर्थ जोन तक, इन 4 को जब हमने ऐड किया तो ये 900 को एक्सीड ना करे, तो लेस देन इक्वल टू 900। क्यों कि 900 जो है ये कैपेसिटी थी स्टॉक पाइल 1 की। सिमिलरली स्टॉक पाइल 2 की कैपेसिटी थी 750, और स्टॉक पाइल 2 से हमने कितना डिलीवर किया है, 21 22 23 24, क्योंकि अब 2222 आएगा सेकंड स्टॉक पाइल के लिए, और जोन तो अभी भी 4 है, तो 1 2 3 4 2 1 2 2 2 3 2 4, इन सब को ऐड करें तो ये 2 स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है कैपेसिटीज के। अब 4 कंस्ट्रेंट्स आएंगे जोन्स के, क्योंकि जोन्स की डिमांड भी तो है ना, डिमांड भी तो पूरी करनी है। ये पीछे जाए ना टेबल में, ये देखें अब डिमांड्स भी तो हैं, ये देखें जोन 1 की डिमांड है 300, जोन 2 की डिमांड है 450, जोन 3 की डिमांड 500, 4 की डिमांड 350। अब ये नहीं है कि आपने कैपेसिटी तो देख ली, ठीक है, और जनाब बस अपनी कैपेसिटीज को देखते हुए आपने चारों जोन में भेज दिया, और एट द एंड हमने देखा जी कि जोन में जो डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई। जोन 1 में 300 टन मौजूद होना चाहिए, जबकि नहीं पहुंचा, तो ये काम खराब हो जाएगा हमारा। तो ये कैपेसिटी भी हमने पूरी करनी है। अब देखें जोन 1 में कितना आ रहा है, अब अगर जोन 1 में अगर आप जाएं, जोन 1 में स्टॉक पाइल 1 से कितना आ रहा है, X11, ठीक है, यहां से स्टॉक पाइल से आ रहा है जोन 1 में X11, और स्टॉक पाइल 2 से कितना आ रहा है 21। इन दोनों को ऐड करें तो ये एक्सीड करना चाहिए 300 से, क्योंकि जोन 1 में कितने टन्स आ रही है आपकी सैंड एंड सॉल्ट, X11 आ रही है स्टॉक पाइल 1 से, 21 आ रही है स्टॉक पाइल 2 से। तो अब देखें सेकंड सबस्क्रिप्ट सेम रहेगा, अब सेकंड सबस्क्रिप्ट सेम रहेगा, क्योंकि अब जोन की बात हो रही है। जोन 1 है तो अब स्टॉक पाइल चेंज होगी, 1 1 2 1, दोनों को ऐड करें तो डिमांड मीट होनी चाहिए। अब ये ग्रेटर देन वाली चीज कि कम से कम 300 होना चाहिए, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, कम से कम 300 होना चाहिए। तो अब ये आगे जाके हम देखते हैं, ये ठीक है, द फाइनल क्लास ऑफ कंस्ट्रेंट्स शुड गारंटी दैट ईच जोन रिसीव्स द क्वांटिटी डिमांडेड, ये बहुत जरूरी है। फॉर जोन 1 द सम ऑफ द शिपमेंट्स फ्रॉम स्टॉक पाइल्स 1 and 2 should equal 300 टन्स। तो ये जो मैंने अभी वहां पे लिखा था, गो बैक एंड सी कि यही मैंने लिखा है ना, ये देखें ये जो मैंने लिखा है X11 प्लस X21 ग्रेटर देन 300, ये देख लें X11 प्लस X21 ग्रेटर देन 300, ठीक है। अच्छा अब इसमें 2 चीजें हैं कि ग्रेटर देन इक्वल भी लिख सकते हैं इसमें 300, और एग्जैक्टली इक्वल भी लिख सकते हैं आप 300,
ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट है, लेस देन ग्रेटर देन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिमांड मीट करनी, एग्जैक्ट डिमांड मीट करनी है, तो 300 भी अगर हमने मीट कर ली तो बस काफी है, ऊपर बेशक ना जाएं आप, लेकिन नीचे भी नहीं आ सकते, ये ज्यादा नीचे ना आना ज्यादा जरूरी है ऊपर जाने से। ठीक है, तो अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें x11, तो ये ज्यादा पर्टिकुलर कर दिया हमने, वहां पे मैंने लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 300, जो कि फाइन था क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी ना, लेकिन वो अब स्टॉक पाइल्स वाले भी कहेंगे ना रिक्वायरमेंट अगर 300 है तो हम ऊपर क्यों डिलीवर करें ना, तो बस 300 दे देते हैं इनको, तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली इक्वल टू 300 लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो x11 प्लस x21 300 पे आ गया। इसी तरह सेम कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाएंगे 3 जोन्स के लिए। अगर आप सेकंड जोन में जाएं तो देखें 2 और 2 सेम है, सेकंड सबस्क्रिप्ट यहाँ पे सेम रहेगा, स्टॉक पाइल 1 से जोन 2 तक, स्टॉक पाइल 2 से जोन 2 तक, और डिमांड थी 450। सिमिलरली जोन 3 में स्टॉक पाइल 1 से जोन 3, स्टॉक पाइल 2 से जोन 3 500 मीट कर लिया आपने, स्टॉक पाइल 1 से 4th जोन, स्टॉक पाइल 2 से 4th जोन 350 के इक्वल आ गए। तो ये 4 आपके और स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स आए हैं जोन्स के लिए, 2 स्टॉक पाइल्स के कॉन्स्ट्रेंट्स, 4 जोन्स के कॉन्स्ट्रेंट, तो 6 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए। ठीक है, और 6 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स आने के बाद क्या अभी भी नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि नहीं? अब देखिए वही जो मैंने आपको एक टिप्स बताई थी जो लिखी हुई है बुक्स में, वो क्या थी, हमने मीट की है ना। सबसे पहले हमने क्लियरली पढ़ा स्टेटमेंट को, उसके बाद हमने अब डिसीजन वेरिएबल्स देखे कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, 8 डिसीजन वेरिएबल्स थे वो हमने डिफाइन किए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मॉडल किया। कॉन्स्ट्रेंट्स, स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे क्या है, तो स्टॉक पाइल से भी आए, जोन से भी आए, 6 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए। फिर हमने कहा जी कि नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स होने चाहिए कि नहीं, अब आप बताएं होने चाहिए। x11 x12 क्या है, ये है अमाउंट्स इन टन्स, तो अब नेगेटिव अमाउंट तो नहीं आप डिलीवर कर सकते, ना करें ज्यादा से ज्यादा तो जीरो ही हो जाएगी ना, लेकिन अगर कुछ ना कुछ करेंगे तो पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव फिर नहीं हो सकता, तो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी आएंगे। तो अब आखिरी क्या था टिप, आखिरी टिप क्या थी, अब आप सब कुछ कंबाइन करें क्योंकि ये सब कुछ बिखरा पड़ा है इधर उधर। तो नाउ वी विल जस्ट collect all this information from beginning from the objective function, then to the structural constraints and then to the non-negativity constraints, और ये हम लिखते हैं at the end the complete formulation of the linear programming model is as follows। अब ये जो हमने अभी हाईवे मेंटेनेंस की जो बात की, सारा का सारा जो हमने फार्मूलेट किया उसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं। तो अब फिर देखें कि मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है कास्ट को, तो कास्ट को तो हमेशा मिनिमाइज ही किया जाता है, मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन कहाँ से आया, तो अगर आप ये जाएं पीछे ये देखें, ये कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो यही रीराइट कर रहे हैं, 8 वेरिएबल्स में 8 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये हमारा पहला आ गया कि मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स कौन से रखने हैं हमने, स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स, तो इसकी तरतीब वही रखें जिससे हमने फार्मूलेट किया। अगर आप जोन्स को पहले फार्मूलेट कर दें और स्टॉक पाइल को बाद में करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने सारी चीजें बस रखनी है, ये याद रखना है। तो हमने स्टॉक पाइल पहले फार्मूलेट किया था तो उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये पीछे अगर आप जाएं, ये स्टॉक पाइल्स के कॉन्स्ट्रेंट्स 2 जो थे ये हमने पहले लिखे, और फिर ये 4 जोन्स के कॉन्स्ट्रेंट्स, तो ये 6 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हमने लिख लिए सब्जेक्ट टू दी 6 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, पहला 900 750 ये कैपेसिटीज थी कि इससे कम होना चाहिए। फिर हमने कहा कि जो जोन्स को आप डिलीवर कर रहे हैं टन्स में सॉल्ट एंड सैंड, वो उनकी डिमांड को पूरी करे। जोन 1 300, जोन 2 450, जोन 3 500, जोन 4 350, ये सब किया। और आखिर में हमने नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स लिख दिए। ठीक है, x11 कामा x12 कामा 1314 2122 2324, ये 21 है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये जो है x21 है ऑफ कोर्स कि सेकंड स्टॉक पाइल से जोन 2। ठीक है, ये 21 आ गया। ठीक है, इसको मैंने ठीक कर दिया। तो सेकंड ये x11 तो यहाँ पे था ना, तो x11 है फर्स्ट स्टॉक पाइल से जोन 1, x22 स्टॉक पाइल 2 से जोन 1। तो ये 8 वेरिएबल्स जो है आपके पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, ये भी बताया कि इसको मिनिमाइज करना है। फिर सब्जेक्ट टू 6 स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट लिखे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाएगी कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं
क्योंकि ये फार्मूलेशन से आ रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर था वहाँ से आए। तो ये जो है आखिरी जो कंस्ट्रेंट है, ये भी 8 कंस्ट्रेंट्स हैं जो आखिर में हमने लिखे हैं ना एक ही लाइन में, ये 8 हैं कि x11 पॉजिटिव, x12, x13 पॉजिटिव, x14 पॉजिटिव। तो 8 कंस्ट्रेंट्स हैं बेसिकली, लेकिन हम इनको इकट्ठे ही लिख देते हैं क्योंकि इनको अलग से सेटिस्फाई क्या करना है। तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स आ गई, ठीक है। तो ये आपके और ऊपर पहला जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ऑफ कोर्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स मिला के कंप्लीट फार्मूलेशन होगी। इसके अलावा इस सेक्शन में 1-2 एग्जांपल्स और दी हुई हैं, ठीक है। एक ग्रांट अवार्ड्स हैं, ये कैपिटल बजटिंग मॉडल्स में आते हैं कि आपके पास कुछ ग्रांट है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो वो ग्रांट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो ये भी अगर आप इसको देखें, अगर इसको गो थ्रू करें, तो आप वो जो टिप्स हैं वो आप रखें अपने सामने, ठीक है। जो यहाँ पे लिखी हुई है एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन पेज 451 पे टिप्स लिखी हुई हैं, वो जरूर देखें, ठीक है। उसको फॉलो करते हुए अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें क्लियरली और देखें कि किस तरह से डिसीजन वेरिएबल उन्होंने असाइन किए हैं, और फिर उन डिसीजन वेरिएबल्स को यूज करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से लिखे हैं, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स किस तरह से लिखे हैं, और अगर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो कैसे लिखे हैं। ये 1-2 एग्जांपल्स अगर आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दे आर नॉट डिफरेंट देन व्हाट वी डिड टुडे इन दीज 2 एग्जांपल्स, ठीक है। इसके बाद ब्लेंडिंग मॉडल भी एक गिवन है, पेट्रोलियम ब्लेंडिंग, ठीक है। कि पेट्रोलियम ऑफ कोर्स जब रिफाइनरीज में जाता है तो उसमें ब्लेंड्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। क्योंकि रॉ ऑयल जब आता है तो उसको वो यूज में लाने के लिए, जिस तरह ये रेगुलर होता है और फिर हाई ऑक्टेन वगैरह जो होते हैं, इसमें डिफरेंट ब्लेंड्स होते हैं। इसको हाई ऑक्टेन क्यों कहा जाता है, उसमें डेफिनेटली दैट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्लेंड्स, ठीक है। और जो रेगुलर सुपर है जो वो डिफरेंट ब्लेंड्स का होता है। तो ये पेट्रोलियम में डेफिनेटली इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है। तो इसमें भी उन्होंने पिक्चर्स बना के, टेबल बना के आपको बताया। दिस इज लिटिल मोर जो है ना काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो लेकिन ये आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इतना ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन यह है कि डेफिनेटली आप इनको देखें ज़रूर, ठीक है। तो जो टिप्स हैं ये पेज 451 के ऊपर हैं, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं आपको कि सी टिप्स on formulating, see tips on page 451, ठीक है। ये आप देख लें 451 के ऊपर ना टिप्स देख लें जो मैंने आपको ज़बानी बताई यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप उनको सामने रख के इन प्रॉब्लम्स को करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सेक्शन 10.2 फिनिश किया। इसका पार्ट हमने कल भी किया था। सेक्शन 10.2 हम कल लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 10.2 फिनिश नहीं किया था, आज हमने उसको फिनिश किया। और उसके बाद इसमें हमने अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन देखे, नो फिजिबल सोल्यूशन सिनारियो भी देखा और अनबाउंडेड सोल्यूशन सिनारियो भी देखा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10.3 हमने फिनिश किया है जिसमें एप्लीकेशंस थी लीनियर प्रोग्रामिंग्स की। इसमें हमने डाइट मिक्स मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल देखा है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने हाईवे मेंटेनेंस देखा है। इसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। हम चैप्टर 11 में इसको दोबारा रिविजिट करेंगे, इसलिए मैंने ये आपको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही एक्सटेंसिवली जो सा वो आपको एक्सप्लेन किया है। होपफुली कि आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट चैप्टर 11 and that is it for today. Allah Hafiz.